भारतीय अदाकार इरफान खान इंतकाल कर गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इरफान खान बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के चंद सबसे शाइस्ता, डिसेंट और गैर मुतनाज़ लोगों में से एक थे, जिनका कभी कोई स्कैंडल नहीं बना। उन्होंने खुद को सेकुलर जाहिर करने के लिए खामखा हिंदू कल्चर का हिस्सा बनने से भी गुरेज किया। अदाकार कमाल के थे और बहुत सी अच्छी मायारी फिल्मों में काम किया। मुमताज सहाफ़ी आमिर खाकवानी साहब ने अपने हालिया कालम में उनका जिक्र किया है और इरफान खान की उस तहरीर से इक़्तिबासात दिए हैं जो इरफान खान ने कैंसर का शिकार हो जाने के बाद लिखी। ये तहरीर वायरल हो चुकी है और इसके बहुत सी जुबानों में तराजुम भी हुए हैं। ब्रादरम हसनैन जमाल के आज़ाद तर्जुमे को मजीद आज़ाद बनाते हुए आमिर खाकवानी साहब ने इस पर लिखा है। अब सुनिए इरफान खान ने अपनी आखिरी तहरीर में क्या लिखा है। वो लिखते हैं, कभी ऐसा भी होता है कि आदमी की आंख उस झटके से खुलती है जो जिंदगी जगाने के लिए देती है। वो हड़बड़ाकर उठ जाता है। पिछले 15 दिनों से मेरी जिंदगी एक सस्पेंस वाली जिंदगी बन गई। अंदाजा नहीं था कि अपनी फिल्म के लिए अनोखी कहानियों का पीछा करते करते मैं खुद एक अनोखी बीमारी के पंजों में फंस जाऊंगा। अभी थोड़े दिनों पहले ही मुझे अपने न्यूरो एंड्रोक्राइन यानी आंतों से मुतल्लक कैंसर के बारे में पता चला। ये भी मालूम हुआ कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके मरीज पूरी दुनिया में बहुत ही कम है, ना होने के बराबर। मरीज नहीं है तो इस पे तहकीक भी वैसे नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी। डॉक्टरों के पास दूसरी बीमारियों की निस्बत इसके बारे में बहुत कम मालूमात है। इलाज कामयाब होगा या नहीं ये भी सब हवा में है और मैं दुआओं और तहरीरों और तजुर्बों के खेल का एक हिस्सा हूँ। ये मेरा खेल नहीं था भाई, मैं तो एक फुल स्पीड वाली बुलेट ट्रेन गाड़ी में सवार था। मेरे तो ख्वाब थे, कुछ काम थे जो करने थे, कुछ ख्वाहिशें थीं, कुछ टारगेट थे, कुछ तमन्नाएं थीं, आरजुएं थीं और मैं बिल्कुल उनके दरमियान लटका हुआ था। अब ऐसा ही हुआ है कि ऐसी ट्रेन में सफर करते अचानक कोई पीछे से आकर कंधा थपथपाए, मुड़कर देखें तो मालूम होता है कि टिकट चेकर है। वो कहता है तुम्हारा स्टॉप आने वाला है बाबू, चलो अब नीचे उतरो। हम परेशान होकर जवाब दें, नहीं नहीं भाई मियाँ मेरी मंजिल अभी दूर है यार। और फिर टिकट चेकर समझाने वाले अंदाज में कहे, ना यही है स्टॉप, तो बस यही है। हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। इस अचानकपन में फंस के मुझे समझ आ गई कि हम सब किस तरह समंदर की बेरहम लहरों के ऊपर तैरते एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े की तरह है। बेयकीनी की हर बड़ी लहर के आगे हम तो बस अपने छोटे से वजूद को संभालने में लगे रहते हैं, इससे कम न इससे ज्यादा। इस मुसीबत में फंसने के बाद एक दिन जब मैं डरा सहमा हुआ हस्पताल जा रहा था तो मैंने अपने बेटे से ऐमी हड़बड़ाते हुए कहा कि मुझे इस वक्त अपने आप से कुछ नहीं चाहिए। हाँ बस इतना जरूर है कि यार इस अजाब से मैं इस तरह ना गुजरूं जैसे अब इस वक्त गुजर रहा। मुझे अपना सुकून, अपना इत्मीनान वापस चाहिए। ये जो डर, जो खौफ, जो परेशानियां मेरे कंधों पे चढ़ी बैठी हैं, मैं उन्हें उठा के फेंक देना चाहता। मैं ऐसी काबिले रहम किस्म की होनक हालत में अब मजीद नहीं रहना चाहता। इस बीमारी का शिकार होने के बाद मेरी वाहिद ख्वाहिश बस यही थी और फिर अपनी तकलीफ की तरफ मेरा ध्यान चला गया। मतलब इतने अरसे से मैं बस अपनी तकलीफ झेल रहा था, बर्दाश्त कर रहा था, दर्द की शिद्दत का एहसास कर रहा था, लेकिन इस पूरी मुद्दत में कोई भी चीज उसे खत्म नहीं कर पा रही थी। कोई हमदर्दी, प्यार भरे बोल, कोई हिम्मत बंधाने वाली बात, कुछ भी नहीं। उस वक्त पता है कैसा लगता था, जैसे पूरी कायनात सिर्फ एक चीज का रूप धार चुकी है, दर्द, खौफनाक दर्द। वो दर्द जो हर चीज से बड़ा है, हर चीज से मायूस होकर थका हारा बेहाल जब मैं अस्पताल के अंदर दाखिल हो रहा था तो सामने की तरफ मेरी नजर पड़ी। उधर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड था। वो लॉर्ड्स ग्राउंड जिसे देखना मेरे बचपन की सबसे बड़ी हसरत था और अब उस तकलीफ के दौरान वहां लगा विवियन रिचर्ड का एक बड़ा सा हंसता हुआ पोस्टर भी मुझे अपनी तरफ खींच नहीं सका। दुनिया तो जैसे अब मेरे काम की रह ही नहीं गई थी। खैर इस अस्पताल में एक कोमा वार्ड भी था। वो सारे मरीज जो लंबे अरसे के लिए होश और बेहोशी बल्कि जिंदगी और मौत के दरमियान लटके होते थे वो उधर रखे जाते थे। ऊपर बिल्कुल मेरे वार्ड के ऊपर वाले कमरे में एक दिन मैं अपने कमरे की बालकोनी में खड़ा था तो जैसे एक धमाका हुआ। गेम ऑफ लाइफ और गेम ऑफ डेथ के बीच में है क्या? एक सड़क, एक तरफ एक अस्पताल है और उसके बिल्कुल सामने दूसरी तरफ स्टेडियम जहां क्रिकेट खेली जाती है और जिसे गेम ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। और दोनों में खेले जाने वाले खेल की एक चीज कॉमन है, बेयकीनी। न लॉर्ड स्टेडियम में पता है कि अगली गेंद पे क्या होगा, न अस्पताल में अगली सांस का पता है। कामिल बेयकीनी। ये फीलिंग जैसे मेरे अंदर उतर गई।
اب مجھے کائنات کی وسعت، اس کی طاقت اور اس کا نظام سب کچھ کہیں نہ کہیں سمجھ آنا شروع ہو گئے تھے۔ سمجھو کہ بس جو چیز یقینی ہے وہ بے یقینی، یعنی بے یقینی کے علاوہ اس پوری کائنات میں کچھ بھی ایسا نہیں جسے یقینی کہا جا سکے۔ اب جب سبھی بے یقینی کے بہاؤ میں ہیں تو میں کیا اور میری بے یقینی کیا؟ مجھے تو بس اپنی باقی رہ جانے والی طاقت کو سنبھالنا ہے اور اپنے حصے کا کھیل اچھے سے کھیلنا ہے۔ That's it۔ عرفان خان نے سچ کہا، پورا کھیل ہی بے یقینی کا ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کا آخری سٹاپ کیا ہے۔ اپنی طرف سے وہ لمبی چوڑی پلاننگ کرتا ہے، مستقبل کے دل خشکن منصوبے، 5 7 10 15 20 25 سال آگے کے منصوبے، یہ کروں گا وہ کروں گا، پلاٹ، گھر، بچوں کو سیٹل کرانا، ان کی شادیاں وغیرہ، پھر آخری دنوں میں سکون سے ہر کام نمٹا کر آخرت کی تیاری کروں گا، حج کروں گا، داڑھی رکھ لوں گا، تمام وقت عبادت میں گزاروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ نہیں معلوم کہ سفر اچانک بھی ختم کرنا پڑ سکتا ہے۔ آخری سٹاپ ہمارے منصوبوں سے بہت پہلے بھی آ سکتا ہے۔ کامیاب وہی ہے جس نے زندگی کی دوڑ میں دوسرے کاموں کے ساتھ آگے کی تیاری بھی کر رکھی تھی۔ اس کے پاس کچھ ایسا ہے جو پیش کیا جا سکے۔ نشانیاں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، چیزیں ٹوٹتی ہیں، ہنستے مسکراتے مہکتے چہکتے لوگ یکا یک چلے جاتے ہیں۔ بلٹ ٹرین کو اچانک رکنا پڑتا ہے، وہ ہم میں سے کسی کا بھی سٹاپ بن سکتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔